अभी हाल में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की रैली हुई है एटा में, उसको देखते हुए जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपनी बेबाक राय जाहिर की है, उन्हीं मुद्दों पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। क्या समाजवादी पार्टी की किसी राजनीतिक दल से बातचीत चल रही है चुनावी तालमेल को लेकर उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी की किसी राजनीतिक दल से भी नहीं और किसी नेता से भी कोई बातचीत नहीं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी किसी से चुनावी तालमेल नहीं करेगी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले दम पर सरकार बना लेगी? अब ये पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अकेले ही बहुमत की सरकार बना लेगी। कहा जा रहा है कि जिस समय नेताजी की पॉपुलैरिटी और नेताजी की विश्वसनीयता चरम सीमा पर थी, उस समय भी समाजवादी पार्टी को 143 सीट मिली थी अकेले दम पर, और इस समय अब माना जा रहा है कि मल्टी कार्नर कॉन्टेस्ट होगा, एक से ज्यादा राजनीतिक दल आमने सामने हैं। तो उस स्थिति में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी शायद अकेले दम पर सरकार न बना पाए उत्तर प्रदेश में। नहीं, अब की समाजवादी पार्टी अकेली बहुमत ले आएगी और जो अन्य दल हैं, जैसे अब नाम नहीं लेंगे, अन्य दल साहब जानते हो, लड़ाई तो सीधी सीधी बसपा से समाजवादी पार्टी से है, और बसपा को अब की पूरी तरह से जनता नापसंद करती है। अगर आज आए होते, स्वयं मुलाकात देखी होती, 20-25 लोग आए, वो लोग थे जिन्होंने हमारा विरोध भी किया था और वोट भी बसपा को दिया था, और उन्होंने साफ कह के गए कि हम सफाया करा देंगे एसपी सरकार का। एक और बात साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 100 से ज्यादा अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी है, और उसमें से ज्यादातर एमएलए ऐसे हैं जो कि आपके पास दौड़ रहे हैं टिकट पाने के लिए। तो क्या उनमें से जो आपकी नजर में जो योग्य हो गए या जो जीतने की स्थिति में होंगे, उनको टिकट देने पर पार्टी विचार कर सकती है? अभी कुछ ही लोग मिले हैं, कुछ का संदेश आया है, लेकिन अभी खुल करके हमारे पास नहीं आया। हमारे पास जब आएंगे तो विचार करेंगे। नेताजी, एक बात और कही जा रही है कि आपकी स्थिति उस बूढ़े शेर की तरह है कि उम्र के साथ है, जज्बा तो है, सब कुछ है, दूरदृष्टि भी है, लेकिन शायद उस तरह की शारीरिक क्षमता नहीं है कि एक दिन में आप 100 मीटिंग किया करते थे चुनावी। तो इस बार क्या रणनीति बनाए हैं आप चुनाव को देखते हुए? तो हम उसी तरह की करेंगे, लेकिन उसी तरह की मीटिंग करने से फायदा ज्यादा नहीं होता है। जैसे मैसेज चला गया ईटा की सभा का, इस तरह की सभाएं करेंगे, और सहमत है हमारे नेता और कार्यकर्ता और उम्मीदवार भी। और पहले ही मैंने कह रखा था, और अब आपके सामने कह सकते हैं कि जनेश्वर जी ने हमको बहुत पहली बार नारा लिखे थे, इतनी सभाएं क्यों करते हो, इतनी सभाएं मत कीजिए, सब बड़ी कीजिए। और उन्होंने कहा कि इतने हजार हों तो भी तो जाइए, मत जाइए। तो वही मैंने किया एटा में, जब बड़ी सभा हुई और रामपाल जाकर के 2 बार गए एटा में, तो उन्होंने पूरी तैयारी देख ली, और तो मैं समझ गया था रामपाल जब 2 बार गए हैं तो सभा निश्चित ही सफल होगी। तो ऐसी सभाओं का मैसेज जाता है, संदेश जाता है आम जनता में और सही वर्गों में। तो इस तरह की मीटिंगें में जाएंगे। पहले जाते थे हर गांव में खड़े हो गए, कहीं रास्ते में खड़े हो गए, कहीं खड़े हो गए, तो ये सही है कि मिलते थे जाकर के लोग होते 100 जगह। एक साथ 70 सभाएं की, सभाएं भी 70 की, और मिले भी लोगों से रास्ते में। लगभग 100 सभा होती थी, छोटी बड़ी छोटी बड़ी मिलते जाते थे, नमस्ते करते तो हो जाती लगभग 100, लेकिन सभाएं की थी 70। फिर 10 से कम तो कभी हुई नहीं थी, तो सरकार बन गई थी, और दूसरे 70 सीटें जीते थे, कि बहुमत आ गया था। इस समय एक तरह से कहें तो जवाबी कीर्तन चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में। अचानक केंद्र सरकार को भी अब बुनकर याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं, और उनको भ्रष्टाचार दिखने लगा अचानक उत्तर प्रदेश में, मनरेगा से लेकर और तमाम केंद्रीय योजनाओं में। और राज्य सरकार दावा कर रही है कि नहीं, केंद्र से ज्यादा तो हमने किया है बुनकरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। आपको क्या लग रहा है कि दोनों सरकारें मिलकर आम जनता को गुमराह कर रही हैं? पूरी तरह से गुमराह दोनों सरकारें। अब जहां तक बुनकरों की बात है, बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या ये थी, बिजली का जो बिल आता था वो ज्यादा आता था। तो हमारे पास बुनकर आए, जो हमारी सरकार थी, दूसरी बार की सरकार, कि ऐसा है कि जो किसानों को सुविधा है वो हमें दी जाए।
मैंने तुरंत किसानों को सुविधा जो दी जाती उसी तरह बुनकरों को सुविधा दी और कई और उनके असली है उनका माल कैसे बेचा जाए, तो उसके लिए मैंने कोशिश की कि उनका बनाया हुआ माल बेचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना जो कपड़े का काम और तरह का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, वो भी सुविधा दी थी। और आज तक याद करता बनकर वोट किसको देता किसको नहीं देता इससे सवाल नहीं, लेकिन याद करता है समाजवादी पार्टी सरकार ने हमें सुविधाएं बहुत दी थी। इसके अलावा आपके शासनकाल में मदरसों के लिए काफी सुविधाएं दी गई थी। मदरसा में पढ़ने वाले पहली बार दो, एक तो संस्कृत और दूसरा मदरसे, इन दोनों को हमने सुविधाएं दी थी और काफी सुविधाएं दी थी। और भी कहना चाहते थे कि समय कम रह गया था जब मैंने बुनकरों के लिए और मदरसों के लिए यह सुविधाएं दी। अच्छा, एक और खास बात जो देखने को मिली थी आपके पिछले शासनकाल में कि आपने बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छी तरह किया था। एक तरफ जहां समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की थी, उसी तरह से परशुराम जयंती पर छुट्टी भी शायद आपने ही सबसे पहले की थी ब्राह्मण समाज को भरोसे में लेने के लिए। तो आपको लगता है कि उस तरह का काम मौजूदा सरकार में नहीं हो पाया था? नहीं हो पाया। और ब्राह्मण समाज पूरा तरह से, जब सरकार कांग्रेस की भी रही तब भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री से मिलते रहे, सबसे कहते थे कि हमारे संस्कृत वालों की मान्यता दीजिए, नहीं दी। तो संस्कृत के जो टीचर्स थे वो आए और मुझसे मीटिंग की, उसी से मैंने कर दिया और क्या कर दिया। उर्दू के बारे में भी अनुवाद उर्दू की, वो चाहते थे कि कृष्ण उर्दू जो भाषा है तो उसको भी महत्व देना चाहिए। तो मैंने कह दिया था कि जो अपनी मातृभाषा में लिखेंगे उनको 5 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे, तो मैंने दिए। चाहे किसी पुलिस भर्ती से लेकर जो भी सरकारी नौकरी हुई, अगर उर्दू जानने वालों ने अपने उर्दू में लिखा है तो हमने 5 नंबर को दिए। अच्छा नेताजी, कानपुर की तमाम इंडस्ट्रीज बंद हैं, जिसमें कुछ केंद्र सरकार के मातहत हैं, कुछ राज्य सरकार के वजह से बंद हैं। तो क्या कारण है कि उनका रिवाइवल नहीं हो पा रहा है? चुनाव के पहले बुंदेलखंड याद आता है, चुनाव के पहले बुनकर याद आते हैं, चुनाव के पहले कानपुर की बंद इकाइयां याद आती हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। सब हो जाते, लेकिन एक ही बात है समाजवादी पार्टी की, और जो सब पहचान है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमेशा जो चुनाव घोषणा पत्र लिख दिया उसी के साथ चलते हैं। पिछली सरकार में भी अभी जो हमारी थी उसमें जब हमने काम शुरू किया तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, पत्रकारों ने पूछना शुरू कर दिया कि आप तो सब काम किए दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के क्या करना चाहते, क्या भंग करके दोबारा चुनाव कराएंगे। ये चर्चा चली थी, यही चर्चा चली थी, क्योंकि सारे जितने चुनाव घोषणा पत्र हमने वादे किए वो पूरे कर दिए थे, और पहले कर दिए थे समय से पहले। 1 साल में तो आधे कर दिए थे वो, तो 5 साल 3.5 साल में थे हमको। उस समय तो हम लोगों को याद है आपके जो अधिकारी थे वो पार्टी ऑफिस में आकर घोषणा पत्र खोज रहे थे, अपने अपने विभागों में जो प्रॉमिस किया गया है उसको पूरा करना। सबको पढ़ा दिया था घोषणा पत्र में, सभी विभाग के अधिकारियों को, जो हेड थे विभाग के डिपार्टमेंट के, उनको सबको पकड़ा दिया था। ये चुनाव घोषणा पत्र ये जो है वो आप इसको लागू कीजिए, अच्छाई या बुराई वो हम बोलेंगे। तो रिवाइवल क्यों नहीं हो रहा है? कानपुर की जो इंडस्ट्रीज बंद हैं, या बीबीआईपी क्षेत्र है अमेठी रायबरेली, वहां की तमाम इंडस्ट्रीज बंद हैं, कारण क्या है कि उनका रिवाइवल? सरकार में बैठे लोगों को पैसा पहले दे दे तब शुरुआत करेंगे, और किया जा रहा है और किया गया है, और कुछ लोग आए नहीं। एक भी उद्योगपति अभी तक नहीं आया उत्तर प्रदेश का था, और हमारे यहाँ भीड़ लगती थी, सम्मेलन जैसा हो जाता था, इतने उद्योगपति आए थे। नेताजी, वही स्थिति चीनी उद्योग की है। चीनी मिलें ज्यादातर या तो बंद हैं, नहीं तो किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्देश जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इतना बड़ी धनराशि जो बकाया है किसानों की, वो जल्दी से जल्दी उसका भुगतान किया जाए। चीनी उद्योग मर रहा है, बाकी उद्योग मर रहे हैं, किसानों की बदहाल स्थिति है। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कितना राज्य सरकार जिम्मेदार है, कितना केंद्र सरकार? राज्य सरकार जिम्मेदार है। और जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है
वो कहे उनके पार्लियामेंट के मेंबर हमें दे लिख करके कि आपकी सरकार की मदद नहीं मिल रही है। आपको पता होना चाहिए पिछला जितना बकाया था किसानों का करीब लगभग 87 करोड़ था, वो पूरा का पूरा हमने दे दिया, पूरा का पूरा। और फिर हमने जब चीनी में चलाए तो चीनी मिल को हमने करीब 28 से लेकर 38 नए चीनी मिल नए बनाए और जो नहीं चल रहे थे उनको हमने मदद करके चलवाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से चीनी सबसे ज्यादा पैदा की। तो किस्मती शरद पवार जी ने वहां लोकसभा में तारीफ की हमारी गन्ना किसानों को जो सुविधाएं और भी दी थी, और उनका गन्ना इतना महंगा कभी लिया ही नहीं गया था जितना हमारे साथ लिया गया था। तो मैंने कहा कि आपने को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में तारीफ करी लोकसभा के अंदर। उन्होंने कहा क्यों ये तारीफ हमारे धन्यवाद किस बात की, जो अच्छा काम किया है तो मुझे बताना चाहिए था और बता दिया। तो अब सोनी इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूंगा। तो इस समय जो गन्ना मूल्य राज्य सरकार ने घोषित किया है इसको आप पर्याप्त मानते हैं? जिस तरह से महंगाई है पहला नहीं माना, हमारी पार्टी का आ गया, हमारी पार्टी का आ गया है। हमारी पार्टी राज चौधरी प्रवक्ता ने भी कहा और भी हमारी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए। और यहाँ तक कहा कम से कम 30 रुपये प्रति क्विंटल हो। अच्छा, एक और बात आम चर्चा में है, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी अक्सर चर्चा सुनने को मिल जाती है कि जो मौजूदा सरकार है वो चीनी मिल मालिकों से 10 रुपया पर क्विंटल अलग से लेना चाहती है, और इसी तरह आबकारी के जो कारोबार में लगे हुए हैं उनसे भी जो निर्धारित मूल्य है उसके अलावा अलग से चार्ज किया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा और मौजूदा सरकार के द्वारा। ये सब सही बात है। और चर्चा तो ये है कि कुछ चीनी मिल मालिकों से 10 रुपया ले भी लिया और काफी चीनी मिल मालिकों ने देने से इनकार किया। उसी का परिणाम है आज गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। सुविधा ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला ना कोई सुविधा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने पूरा जो 96 से लेकर के बकाया था वो पूरा का पूरा किसानों का पेमेंट किया और उसके अलावा उनको अतिरिक्त 87 करोड़ रुपया का मुनाफा पहुंचाया। जैसे मूल्य निर्धारित हुआ था उससे ज्यादा गन्ना की कीमत अब पॉलिसी ऐसी बना दी कि चीनी मिल मालिकों को देना पड़ा। वहां हमारे जमाने में उस समय 190 रुपये क्विंटल और तय किया गया था 130 के आसपास, और लेना पड़ा 190। 160 तो आमतौर पर मिला था। तो इस तरह से जो किसानों को मिलना चाहिए था, जो मूल्य तय किया गया था, उससे 87 करोड़ किसानों को ज्यादा और मिला था। और कई किसान मिले खुशी के साथ, हर साल लड़की की शादी में कोई परेशानी नहीं, कि क्यों कि आपने गन्ना किसानों को अच्छी तरह से पैसा दे दिया। तो क्या आपकी सरकार अगर बनती है, मई में इस विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उम्मीद है कि उसके पहले विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा, नई सरकार का गठन हो जाएगा। अब अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये जो दो नीतियां हैं जो कि किसान विरोधी सबसे ज्यादा देखने में लग रही हैं, मौजूदा जो गन्ना नीति है और दूसरा आबकारी नीति, इसको क्या बदलने की कोशिश करेंगे? हम वो काम करेंगे जिससे किसानों को लाभ हो, और जो आबकारी वाला है उसको भी ये देखेंगे, बैलेंस करेंगे, ठेकेदार भी घाटे में न होने पाए और जो उसे रेवेन्यू मिलता है वो भी कम न मिले। दोनों को बैलेंस करके चलाना पड़ेगा। अगर ठेकेदार ही भाग गए तो रेवेन्यू कहां से मिलेगा? तो उनको भी मुनाफा हो और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो अभी तो कहा जा रहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। रोड सेक्टर एक व्यक्ति के पास है, माइनिंग एक ही व्यक्ति के पास है, आबकारी एक ही व्यक्ति के पास है, चीनी भी एक ही व्यक्ति के पास है। तो क्या ये नीति बरकरार रहेगी कि उसमें भी कोई रद्दोबदल बदलाव की? इसमें तो विचार करना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत से नाराज हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फिर सरकार को पैसा देंगे तो मुलायम सिंह आ जाए। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा उनका भी, जो एक ही
माले किसी ले लिया, किसी का वो जो आपने बता दिया उनमें से एक किसी को हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो हम उनके भी ध्यान रखेंगे। जितने लोग हैं काम कर रहे हैं उन्हें भी घाटा न हो और सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा है। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद नेताजी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विभाजन का विरोध क्यों करती रही है। नेताजी फिर एक बार आपका स्वागत। नेताजी फिर एक बार आपका स्वागत है। और किस तरह का दृश्य आप देख रहे हैं इस आने वाले चुनाव? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और हम बढ़ की बात नहीं कहते हैं कि जब जब हमने बता दिया तो उतना ही आसपा निकला। वो हम बाद में बता देंगे, 2 बार ऐसा हुआ, दोनों बार हम सही साबित हुए। जितनी मैंने सीटें बताई उतनी सीटें मिली। अभी जो चुनाव अभियान हमने किया है, शुरुआती की अभी तक हम अखिलेश जो समाजवादी क्रांति को लेकर निकले हैं, काफी प्रचार किया, लेकिन जनता की भीड़ जो आ रही है वो कार्यकर्ताओं के लाने से नहीं आ रही। इतनी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बहुत बड़ी तादाद है जो बिना बुलाए सभा में आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? जनता क्यों इतना निराश है या इतना नाराज क्यों है मौजूदा सरकार से? उसके साथ उत्पीड़न हुआ, कोई न्याय मिला नहीं, इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं, मुख्यमंत्री की सीटें मिलती नहीं, तो उसका धीरे धीरे असंतोष फैल गया पूरे प्रदेश में कि जब हम मिल ही नहीं सकते, अपनी बात भी नहीं कह सकते, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पुलिस का भी अत्याचार है और वहाँ पर आमतौर पर जनता के बीच भी अत्याचार है, तो उनकी सुनवाई कहीं है नहीं। इसे वो दुखी होकर के याद करते हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारी सुनवाई होती थी, जनता दर्शन लगता था और 30% 40% काम हो जाता था। इस सरकार में कोई न मिलना है और न कोई अत्याचार या भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसकी कोई सुनवाई है। इसे जनता में भारी असंतोष है। इस चुनाव में मुद्दे कौन से आपको लगते हैं कि कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा आम जनता को अपील करेंगे? मुद्दा मेरा साफ है, गांव और किसान प्राथमिकता, उसके बाद सब वर्गों के लिए है, चाहे वो व्यापारी हो और चाहे कहीं किसी तरह का कलाकार हो, किसी तरह का हो, उस सब के लिए हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखेंगे और क्या सुविधा देंगे हम उस वक्त पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में तय करेंगे और उसके बाद चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे और उस चुनाव घोषणा पत्र सबसे पहले आपको दे देंगे। मौजूदा सरकार का दावा है कि पिछले लगभग 4.5 साल में उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए और जो अगड़ी जात के गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी उतना ही काम हुआ है। उसी तरह की योजनाएं चलाई गई हैं विकास की योजनाएं सब की सब हड़प ली गई। वहीं कालीदास नाथ से लेकर के और जहाँ काम होना था वहाँ था। कहीं बता दें, कोई काम बता दो, जनता को पूछो कि इस सरकार में जनता के लिए कौन सा काम हुआ है, या वकीलों के लिए पूछो कौन सा काम हुआ है, शिक्षकों को पूछो कौन सा काम कर दिया है, छात्रों को पूछो कौन सा काम किया, बेरोजगारों के लिए कौन सा काम किया है। कोई भी बता दे कहाँ बेरोजगारों के लिए रोजगार की योजना बनाई और रोजगार दिया। हाँ, एक बात जरूरी है
कि भ्रष्टाचार यहाँ तक बढ़ा है कि मुख्यमंत्री का खास कोई चपरासी भी है वो भी करोड़पति हो गया। पिछली बार जब आपकी सरकार बनी थी तो आपने कहा था कि अब इस बार जरूर जांच कराई जाएगी, उन अधिकारियों और ऐसे नेताओं को दंडित किया जाएगा, लेकिन बाद में आप दया दिखा दिए और आपने उस तरह की कार्रवाई नहीं की जिस तरह की कार्रवाई आपने वायदा किया था जनता से। तो क्या इस बार अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो कहीं उसी तरह का लचीला रुख फिर तो नहीं होगा उन अधिकारियों के खिलाफ? पहले भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, ये सही आपकी बात है, जितनी होनी चाहिए वो नहीं हुई थी। उसका कारण ये था कि उन लोगों ने माफी मांगी तो मैंने सोचा कि माफी सबसे बड़ी सजा है। तो वो यही बात तो भर के आई कि सब किया जा रहा था दबाव में। तुम्हें के दबाव में क्यों किया था आपने काम? दबाव नहीं करना चाहिए। IAS का IPS का क्या कोई नुकसान कर सकता, केवल ट्रांसफर कर दे। और बहुत बड़ी ज़्यादा योजना बनाए तो उसके खिलाफ सस्पेंड कर सकते। IAS IPS की नौकरी नहीं ले सकती प्रदेश सरकार। तो दबाव कोई नहीं था, आप लोगों ने खुद साथ दिया। तो कुछ लोग हमसे माफी मांग रहे थे। नहीं, आपके बारे में कहा जाता है आपकी तो माफी मांगे जब कुछ भी करें, लेकिन जिन्होंने अत्याचार किया है और धन एकत्रित किया, उनको जन्मदिवस के नाम पर दिया, अधिकारियों ने दिया है, वो सब सूची हमारी पार्टी के लोगों पर तैयार है। उन अधिकारियों जिन्होंने बढ़ चढ़ करके अत्याचार भी कर रहे और पंचतंत्र पे अब भी अत्याचार हो रहा है और अपमानित भी किया जा रहा है, वो हमारी पार्टी के जा नहीं रहे, लेकिन दूसरे भी पार्टी के जा रहे हैं, उसी पार्टी के जा रहे सत्ता पक्ष के, उनका भी अपमान हो रहा है और अपमान बहुत ज्यादा हो रहा है पंचतंत्र पे। आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप विपक्ष की राजनीति करते हैं तो बहुत ही आक्रामक रहते हैं, बहुत ही सख्त रहते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उतने ही मुलायम हो जाते हैं, उतने ही लचीले हो जाते हैं। अब की ऐसा नहीं होगा। अनुभव हो गया है कि माफी मांगने वाले लोग किस तरह से लॉयल्टी दिखा रहे, वहां किस तरह से समर्पित हैं सरकार के लिए नहीं मुख्यमंत्री के लिए, और उनको कैसे पैसा इकट्ठा करके दिया है। तो अब की सारी बातें जनता भी जान गई है और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनता हमें भी माफ नहीं करेगी और जनता आपकी पूरी तरह से बदलने की भावना से खड़ी है इस सरकार के खिलाफ। हम लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विभाजन के खिलाफ है? इसकी वजह साफ है, एक तो देश हित में नहीं, और मुझे खुशी है कि बहुत लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं विभाजन के खिलाफ, और कश्यप ने तो बहुत अच्छा लिखा है, 35,000 अखबार में पढ़ लेना, बहुत अच्छा लिखा। ये ज्यादा अच्छा और जो सकारात्मक है लेख आए हैं और बयान भी आए हैं, वो पक्ष में ही आए हैं कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। याद करो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने बंटवारा, उस वक्त बंटवारे की जब बात चली थी तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने साफ कहा था क्या गंगा जमुना को हम बांटेंगे, और उन्होंने बहुत ऐसी भावनात्मक बातें कही थी, गंगा जमुना को बांटेंगे और क्या हम इस प्रदेश की जनता को बांटेंगे, ये हम नहीं कर सकते। और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि कोई बंटवारा नहीं होगा। तो आप बता दीजिए कि कितना नुकसान होगा और कितना तनाव होगा, कितना विवाद होगा ऐसा खड़ा, क्योंकि जो अगर बंटवारा करेंगे तो जो बंटवारा खिलाफ वो बैठे नहीं रहेंगे, वो भी सड़कों पर होंगे, तो सरकार के सामने खुद ही समस्या पैदा बड़ी हो जाएगी। और हम तो खुद के बोल रहे हैं कि हम बंटवारे के खिलाफ हैं, और बंटवारे के खिलाफ कह करके जब गए जनता भी तो मेरा तो समर्थन हुआ, सरकार भी बनवा दी, ऐसा तो हमें तभी हम बोल रहे थे, हमें चुनाव में भी बोला है। तो बंटवारे से तो बहुत नुकसान होगा। आप बताइए बंटवारे से जमीन कितनी सिकुड़ेगी, चाहे राजधानियां बनेगी, चाहे सचिवालय बनेगी और विधानसभाएं बनेगी, कहीं की विधान परिषद भी बन सकती है, तो पूरी जमीन सिकुड़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन सिकुड़ रही है, तो पैदावार घटेगी, और जब पैदावार घटेगी तो क्या हाल होगा, उत्पादन कम होगा, तो खाने के लिए मुश्किल पड़ेगी, ये स्थिति पैदा होगी। और फिर
पानी बंटवारे को लेकर के विवाद खड़ा हो जाएगा कहीं। और आज तक राजधानी न हरियाणा पर ही अलग से बना सरकार न पंजाब। 1966 बंटवारा हुआ। और उत्तराखंड में अभी भी विवाद उत्तराखंड में अभी देख लीजिए विवाद चल रहा है। तो जो लोग ये बंटवारे की बात कर रहे हैं, जो बंटवारे के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, तो उनका मोटिव क्या है, उनकी मंशा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब मंशा का तो दूसरा है कि कहीं न कहीं छोटी सूबा में हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सीधा मुख्यमंत्री बनना है सरकार चलाना है, लूटपाट कराना है। क्योंकि इतना पैसा कोई मामूली बात है। हम आज बता रहे हैं कि बहुत विश्वसनीय और बहुत जिम्मेदार ने बताया है कि आज जो निकट है मुख्यमंत्री की चपरासी, वो भी करोड़पति है। अब समझिए कितना पैसा कमाया। चर्चा तो यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री को पैसा कहाँ रखा जाए, ये दिक्कत हो रही, कहाँ रखें, ये समस्या है। कनॉट प्लेस काफी अब जो भी हो कहाँ रखा है, लेकिन चर्चा तो है। चर्चा तो ये भी है कि कनॉट चर्चा है, लेकिन एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार को सब जानकारी होगी। उनके पास तो सब कुछ है। आई भी उनके पास, सीबीआई उनके पास, इंटेलिजेंस उनके पास, यहाँ पर बैठे हुए हैं सर लखनऊ में। क्या जानकारी नहीं। फिर उत्तर प्रदेश के जो हो रहा है भ्रष्टाचार, अत्याचार, सब कुछ, तो केंद्र सरकार क्यों दिख रही? केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। केंद्र सरकार इतनी कर देती कि जितनी केंद्र सरकार ने मदद की है, तो ये पता लगाते जो मदद की है, जो पैसा गया है करोड़ों, वो जिस मद के लिए गया था उसमें खर्च हुआ है कि दूसरे खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ ही नहीं। मौके दिखा देते कितना उपयोग हुआ इसका, तब चुनाव कितना विकास किया है, और पैसा दिया है, और पैसा दे रहे धड़ाधड़, और 4 करोड़ रुपया फिर दे दिया। तो आपको लगता है कि बीएसपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं? ये मिले हुए तो नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो है। वरना खुल्ला मुख्यमंत्री इतना भ्रष्टाचार करे, सरकार में बैठे मंत्री करें, मनमानी करें, तो उसके बाद भी अंकुश लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। तो मजबूरी क्या है? केंद्र की सरकार में समर्थन मजबूरी है? केंद्र के सरकार को समर्थन के लिए ये सब हो रहा है कि कांग्रेस की मैंने जो तो वो तो समर्थन, अगर समर्थन वो वापस ले लें तभी सरकार नहीं जाती, तभी सरकार रहेगी। ये कुछ भी नहीं है। तो क्या कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो कि बीएसपी और ये जो बिचौली हैं इनके बीच में पैसा कमाने का काम कर रहे हैं? अब इसको कहीं न कहीं कमजोरी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कमजोरी है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार को नहीं देखती, अपना दिया हुआ पैसे को तो देखना चाहिए था। अब भी आपकी है, सीबीआई जो बैठी है, और इनके लिए है सीबीआई और जितने और लोग हैं नेता, सब पे सीबीआई लगी हुई है, सब पर। कौन बचा? कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो पर भी सीबीआई, लालू प्रसाद पे सीबीआई, मुलायम सिंह पे भी सीबीआई, और केरल में सीपीएम के भी एक नेता पे भी सीबीआई।